नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बिहार की बात करेंगे और बिहार की बात इसलिए करेंगे कि बिहार से नीतीश कुमार जी हैं जो एक समय मोदी जी को चैलेंज करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो मोदी जी के साथ साथ हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों की उम्मीद है कि 2025 का विधानसभा इलेक्शन आते आते नीतीश कुमार जी एक बार फिर पलटेंगे। ये अपनी जगह है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उससे जरा मैं एक दो चीज़ें जो हाल में हुई और उसका वोट की दृष्टि से क्या फ़र्क पड़ने मेरी नज़र में क्या पड़ रहा है वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। जो अमित शाह साहब ने उस दिन डॉक्टर अंबेडकर की बात कही पार्लियामेंट में, और उसके बाद जैसी बीजेपी की आदत है कि बजाय ये कहने से कि भाई स्लिप ऑफ टंग था, मेरा मतलब ये नहीं था, गलती हो गई, वो उसको फिर जस्टिफाई करने लगती है कि ऐसे था ऐसे था ऐसे था। वो उससे मामला और गड़बड़ होता है। जैसे वो जब 400 पार का नारा दे रही थी और उसके अपने नेता ये कह रहे थे, कोई बाहर वाले का नैरेटिव नहीं था, अपने नेता कह रहे थे क्योंकि हमें संविधान बदलना है। संविधान आपको क्यों बदलना है? संविधान आपने बहुत जगह कहा है और कई जगह ये तो आरएसएस की खुली विचारधारा है, बार बार कहा है कि भाई उनके हिसाब से आरक्षण से मेरिट कॉम्प्रोमाइज होती है, योग्यता कॉम्प्रोमाइज होती है और आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये मोटे तौर पर है। तो 400 पार करेंगे तो आरक्षण, सबसे पहला काम संविधान में आरक्षण की बात करेंगे, और ये बात लोगों में घर कर गई थी और उसका फर्क भी पड़ा देखा गया इस बार। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें से 38 शेड्यूल्ड कास्ट हैं और 2 शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। तो आउट ऑफ 243 40 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। अब आप जरा एक नज़र में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वोट ऐसा है जिसपे सब लोगों ने अपनी पेशबंदी शुरू कर दी है और मैं वही आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो ये समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में किसके पास कितनी सीटें थी और उसमें से कितनी एससी या एसटी थी। आरजेडी के पास कुल 75 सीट जीत के आए थे, 9 उसमें से शेड्यूल कास्ट थे, और अगर हम टर्म्स ऑफ परसेंटेज करें तो करीब 12% उसके विधायक शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहे थे। उसी तरह से बीजेपी के पास 74 विधायक थे, उसमें से 9 शेड्यूल कास्ट और 1 शेड्यूल ट्राइब था। 2 शेड्यूल ट्राइब में 1 बीजेपी के पास था, और इस तरह से उनके पास कुल 13% शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब विधायक थे। फिर जेडीयू आ जाइए, जेडीयू में 43 विधायक थे। ये विधायक इसलिए कम हुए थे कर्टसी चिराग पासवान और अमित शाह जी, जिन्होंने टारगेट करके हराया था नीतीश कुमार साहब को, माफ़ कीजिएगा नीतीश शाह मैं बोल गया था, नीतीश कुमार जी को। 43 में 8 शेड्यूल कास्ट, 19% विधायक उनके शेड्यूल कास्ट हैं। अब इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से मैं आपको, जो मेरी समझ है, कांग्रेस के 19 विधायक थे, जिसमें से 4 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब, और 19 में से अगर 5 को देखिए तो करीब 26% उनके विधायक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं। बहुत बड़ा परसेंटेज है, मतलब आउट ऑफ 19, 26% आपके वहाँ से। तो कांग्रेस का एक डायरेक्टली प्रभाव है यहाँ। सीपीआईएमएल 12 में से 3, 25%। हम, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम में 4 में से 3, 75%, और सीपीआई के 2 में से 1, 50%, वीआईपी के 4 में से 1, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 4 में से 1, 25%। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो बहुत ही ग्लेयरिंग हैं और जिस पे आपका थोड़ा मैं ध्यान चाहूँगा। लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार से आती है, और पूरे देश में ऐसा माना जाता था कि रामविलास पासवान साहब चैंपियन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट। उनका पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार में 1 सीट आई थी, क्योंकि चिराग पासवान को काम दिया गया था नीतीश कुमार को हराना। उनको जीतने से उतना मतलब नहीं था जितना उनको नीतीश कुमार को हराने से मतलब था, और उसमें वो सफल रहे। उसमें वो और अमित शाह साहब सफल भी रहे थे। अब 1 सीट आई थी, तो आदमी को लगेगा 1 सीट तो कम से कम चिराग पासवान जी की शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई। नहीं, जनरल सीट आई थी। मटिहानी से राजकुमार सिंह जीते थे, और राजकुमार सिंह जी वैसे तो भूमियार हैं, और जीतने के कुछ दिनों बाद वो जनता दल में चले गए थे और वहीं अपना हैं। ये आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये आपको समझ में आ जाए। अब बिहार के ठेकेदार कौन है?
बिहार के 2-3 लोग ठेकेदार हैं शेड्यूल कास्ट वोटर के। सबसे बड़े ठेकेदार तो पासवान साहब का परिवार, अब चिराग पासवान, एक दूसरे ठेकेदार जीतन राम मांझी जी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी ये बड़े ग्रुप हैं जो ये मानते हैं कि मेरे पीछे शेड्यूल कास्ट रैली अराउंड करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ग्राउंड पे क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, 2 चीजें समझिए। पहली चीज, जो आरजेडी है उसका जो प्राइमरी वोट बैंक है वो माई है। माई मतलब मुस्लिम और यादव, ये है। वो कहते हैं कि अंडर ओबीसी, लेकिन उसका कम, लेकिन मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता पूरी तरह से इनके पीछे रहता है। मुस्लिम तो पूरी तरह से, यादव में कुछ परसेंटेज भाजपा में चले जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इनके साथ रहती है। यहां पे यूपी जैसी हालत नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा डाउट रहता है मुस्लिम के मन में कि ये करेंगे, क्या करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे, लेकिन यहां पे इस तरह की कोई बात नहीं है। अब इसकी दूसरी समस्या नंबर 2, आरजेडी की समस्या नंबर 2 ये है कि ट्रेडिशनली शेड्यूल कास्ट वोट यादव के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता। वो एक स्टाइल, वे ऑफ लाइफ है यादव जी लोगों का। पैसे की ताकत है, पद की ताकत है, फाइनेंशियली मजबूत लोग हैं, और उनसे ये हमारे शेड्यूल कास्ट वाले बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं। तो उनको अगर ये कॉम्बिनेशन छोड़ के कहीं और मिलता है तो उनके पहली चॉइस वो होती है। एक समय में शेड्यूल कास्ट की पहली चॉइस कांग्रेस होती थी, लेकिन बाद के दिनों जब बीजेपी आई, बड़ी पार्टी बनती गई धीरे धीरे, तो बहुत से लोग बीजेपी में भी जाने लगे। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 400 पार का नारा, संविधान बचाओ, और उसके बाद अमित शाह का वो वक्तव्य, इससे एवरेज मतलब जो जिसका कोई पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, जनरल साधारण वोटर है, एवरेज शेड्यूल कास्ट वोटर के मन में एक कहीं ना कहीं मतलब संशय तो आ ही गया है कि ये तो शंका है कि ये मालूम नहीं क्या करेंगे। अब इसको दूर करने के लिए आरजेडी ने क्या कर रही है? आरजेडी एक बड़ा दांव खेल रही है। बड़ा दांव मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मंगनी लाल मंडल जी हैं, वो बिहार में कौन इधर था कौन उधर था, वो कभी इधर भी थे, आरजेडी में थे, उधर भी। अब वो फिलहाल जनता दल यू में है। उन्होंने 2019 का इलेक्शन जनता दल यू के टिकट पे लड़ा था, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो जेडीयू छोड़ चुके हैं, और 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जयंती जी के दिन, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है उस दिन वो एक समारोह में करके, जो भी उनका समारोह होगा, रैली जो भी करके, वो आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। और अगर आरजेडी की माने तो आरजेडी में इसकी काफ़ी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंगनी लाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब अगर मंगनी लाल मंडल जी वहाँ बैठ जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, तो जो एक एवरेज शेड्यूल कास्ट वोटर का थोड़ा यह है कि भाई हम आरजेडी के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, उसमें काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि वो उस बात को काफ़ी कुछ कन्विंस कर ले जाएंगे कि नहीं, जब मंगनी लाल मंडल को ये अध्यक्ष बना रहे हैं तो इनसे ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो ज़्यादा बड़ा एक कारण है, जो मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादा गेम चेंजर हो सकता है, और 24 को मंगनी लाल मंडल जी के ज्वाइन करने के बाद, और उससे पहले 18 जनवरी को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो आने वाले दिनों में जनरली तो बाकी सारे वोट को इफेक्ट करेगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट वोट के लिए खास करके है। वो खास करके यह है कि राहुल गांधी एक सम्मेलन करते हैं, संविधान सम्मान सम्मेलन। वो लखनऊ में कर चुके हैं, इलाहाबाद में कर चुके हैं, नागपुर में कर चुके हैं, मैं गलत नहीं तो पूना में भी कर चुके हैं। वो बहुत जगह घूम के सम्मेलन करते हैं। उस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे लोकल शेड्यूल ट्राइब के पुराने हीरोज़ की बात की जाती है, जो एग्जिस्टिंग अच्छा जिन्होंने समाज में किया उनको बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, और इनका इंटरेक्शन होता है। दिन भर का कार्यक्रम होता है 17 घंटे का। उसमें राहुल गांधी आके 2-2.5 घंटा पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और इससे ऐसा माना जाता है, कोई इसका गेज तो नहीं, लेकिन ऐसा
ऐसा लगता है कि इससे कांग्रेस में वो जो अपना खोया हुआ वोट बैंक उनका है शेड्यूल कास्ट वाला, उस पर वो काफ़ी कुछ असर डालता है। एक चीज़ ये ध्यान देने वाली इसलिए है कि वो अभी तक संविधान सम्मान सम्मेलन करते थे, लेकिन पटना में वो पहली बार संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। थीम बदल गई है। अमित शाह जी के उस तरह के वक्तव्य के बाद अब सम्मान से ज़्यादा सुरक्षा की बात है कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। तो संविधान सुरक्षा सम्मेलन 18 को कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से वो समाज के वंचित वर्ग, वंचित में वो महिलाओं की भी बात करते हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सबको एड्रेस करते हैं। तो 18 जनवरी को एक बड़ा इवेंट राहुल गांधी वहाँ कर रहे हैं और मेरा अपना ऐसा मानना है कि उनके इस इवेंट के बाद बिहार में जो दलित वोट है वो, ये तो कहना वो है गलत होगा कि वो तुरंत इंडिया गठबंधन में आ जाएगा, लेकिन जो वो दलित वोटर जो बीजेपी के साथ थोड़ा अलाइंड है या जो न्यूट्रल है, वो ज़रूर सोचेगा, इस पर सोचने में ज़रूर कि हमारा हित बीजेपी के साथ रहने में बेहतर है कि हमारा हित इंडिया गठबंधन के साथ रहने में बेटर है। ये 18 तारीख के बाद उसके रिएक्शन से पता लगेगा। 24 तारीख को मंगनी लाल मंडल जी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद उनको कोई पद दिया जाता है कहाँ पे, जैसी चर्चा तो मैंने बताया कि अध्यक्ष पद की है, लेकिन इसके बाद उनको अगर कहीं जो कहते हैं ना रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ कहीं प्लेस किया जाता है, तो वो भी एक गेम चेंजर बिहार की पॉलिटिक्स में हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।